बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप खैरियत से होंगे। आपको आज हम कॉन्सेप्ट विद हमाद के साथ दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। सारे पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो के साथ जुड़िए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप कोशिश करें स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट में आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास एक नट लूज करने के लिए एक स्पैनर है जिसपे आप 50 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसके बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो मोमेंट आर्म है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है और उसका टॉर्क आपने फाइंड करना है। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का हिस्सा। जब आप दूसरा देखते हैं तो कह रहे हैं अगर आप वही फोर्स उस पर अगर थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाए, फोर्स को डबल कर दें 100 न्यूटन की, आपने उसका तब मोमेंट ऑफ फोर्स करने की आपको कहां से पकड़ के फोर्स लगानी पड़ेगी। तो टॉर्क हमारे पास उसी सूरत में यही होगा। अब हम इसको अगर देखें सॉल्व की तरफ जाएं तो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला होता है T = F मल्टीप्लाई बाय D। F1 है, इसको इसलिए हम F1 कहते हैं, D1 इसको D1 कह देते हैं और ये लेंथ भी होती है। तो अगर सबसे पहले देखिए आपके पास ये 20 सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम अगर इसको सबसे पहले कन्वर्ट करें इनटू द मीटर्स, 20 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये हमारे पास आ गई 0.2 मीटर। वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो 50 और मल्टीप्लाई बाय 0.2 को हम 1/5 भी कह सकते हैं। और जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास आ गया टॉर्क। अब आप दूसरी स्टेटमेंट को अगर समझे तो वो आपको कहते हैं कि आपने वही नट 100 न्यूटन फोर्स के ऊपर लगाए तब उसके अंदर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क F2 मल्टीप्लाई बाय D2। टॉर्क हमारे पास दोनों सूरतों में सेम होगा। हमने ये किया कि हमारे पास टॉर्क ये था तो हमने इधर टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी और F2 हमारे पास क्या है 100, हमने इधर 100 पुट कर दिया और D2 हमने फाइंड करना है और D2 को हमने उसी तरह रहने दिया। D2 को एक तरफ रखेंगे और 10 डिवाइडेड बाय जब 100 करेंगे तो ये 0 से कैंसिल आउट होगा तो विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ये हमारे पास आ गया D2 मीटर के अंदर। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने हमें सेंटीमीटर के अंदर दिया था, हम इसको कन्वर्ट करेंगे जब सेंटीमीटर के अंदर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू D2। ये हमारे पास इसके दो आंसर्स आ गए हैं जी। तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को लेके हाजिर हुए और क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ तो अलाउ यूनिफॉर्म बार स्टील अ लेंथ ऑफ 1.0 मीटर। मैं आपके पास डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एक स्टील बार है जो कि 1.0 मीटर की है, यानी कि 1 मीटर की है और उसके बाद बैलेंस बाय पिवट इट्स मिडल, उसका जो बिल्कुल मिडल है, यानी कि अगर ये 1 मीटर की है तो ये अगर 1 मीटर की है तो उसका मिडल 0.5 होगा या 1/2 होगा। 0.5 उसका पिवट है। पिवट हमेशा कहते हैं मिडल को, पिवट पॉइंट जो होता है आपका मिडल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। द टू मेसेज M1 and M2 is suspended at the distance of 0.2 and 0.3 respectively from the pivot। अच्छा, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन से एक बात की हुई है कि पिवट से एक उन लोगों ने 0.2 मिसाल के तौर पे 1 और 2, एक मैस M1 जो हमारे पास है 0.6 का, वो उन्होंने मैस 0 पिवट से लेके 0.2 की दूरी पर और जो दूसरा मैस है वो पिवट से 0.3 की दूरी पर लटकाया हुआ है और उन्होंने हमें मैस 1 की वैल्यू दे दी हुई है 0.6 kg और मैस 2 उन्होंने बोला हुआ फाइंड करना है। और ये देखिए ये D1 ये पिवट से लेके यहाँ पर 0.2 और पिवट से लेके यहाँ तक 0.3 मीटर। ये आपके पास आगे किस्म की लेंथ कह लें या डिस्टेंस कह लें। उन्होंने फाइंड करने के लिए आपको कहा हुआ है मैस 2 ये बैलेंस होंगे और इसके बाद आपने इसको फाइंड करना है कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या आती है M2 की। तो M2 को अगर हमने फाइंड करना है ये चीज, यानी कि ये चीज, ये क्या इसकी वैल्यू है, तो उसको फाइंड करने के लिए बाय प्रिंसिपल मोमेंट
प्रिंसिपल मोमेंट T1 इज इक्वल टू T2। हमारे पास देखिए टॉर्क 1 अगर टॉर्क 2 के इक्वल हो तब हमारे पास वो बराबर हो सकते हैं। अब टॉर्क 1 है हमारे पास, तो इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय डी। तो F मल्टीप्लाई बाय डी के हिसाब से इधर जो हमारे पास F लग रही है, फोर्स लग रही है, वो डाउनवर्ड लग रही है। जी बिल्कुल डाउनवर्ड लग रही है, तो हम उसको वेट कह सकते हैं, जो कि उसकी वेट है, वेट। तो हम उसकी जगह पे उसको W1 D1 कह देते हैं, और जो T2 है हमारे पास W2 D2 कह देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वेट है, वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, मैस एंड द ग्रेविटी, m एंड g। जब हम इसमें W की जगह पे mg को पुट कर देते हैं, m1 g1 या g कह लें, क्योंकि ग्रेविटी तो दोनों केस में सेम होगी ना, 9.8 और 9.8, और d1 को हम उसी तरह लिख देते हैं, और इधर हम लोग m2 g एंड नेक्स्ट अगर आए तो d2 उसी तरह लिख देते हैं। g से कैंसिल इफेक्ट हो गया बिल्कुल, और हमने इधर फाइंड क्या करना है, m2, तो m1 मल्टीप्लाई बाय d1 डिवाइडेड बाय d2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, d2 m2। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंपल हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अगर वैल्यूज अगर हम पुट करें, मैं इस जगह पे लेके आ रहा हूं, m2 इज इक्वल टू m1 है हमारे पास 0.6 kg मल्टीप्लाई बाय m2 है हमारे पास, फाइंड करनी है। सो d1 हमारे पास क्या है 0.2, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड डिवाइडेड बाय 0.3। इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैंसिल होते हैं, और यहाँ पे 0.2 आ जाता है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, वैसे आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ज्यादा बेहतर है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 विच इज इक्वल टू m2 0.4 kg। ये जो हमारे पास m2 होगा, ये हमारे पास 0.4 kg के बराबर होगा, विच इज हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट टू 0.3 मीटर्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो लाइक लाजमी करिएगा जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लेके आपके लिए आप आए हैं, और उसके बाद अगर देखिए तो बिल्कुल एक प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है, अगर मैं आपके सामने रखूं, 2 मैसेज 250 ग्राम एंड 100 ग्राम, 2 मैसेज आपके पास 250 ग्राम का और 100 ग्राम का are hanging position 65 centimeter and 80 centimeter respectively on a uniform meter rod pivoted at the 50 centimeter mark as shown। वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास 2 मैसेज है, समझिए इधर देखें, 250 ग्राम एंड 100 ग्राम आपके पास 2 मैसेज है, और वो आपके पास जो पिवट है आपका, वो है आपका 50, रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है 50, बिल्कुल मिड। वो आपका उधर से लेके D1 जो आपके पास है, वो हमारे पास 50 से आगे 65 तक है, ठीक है जी, और जो नेक्स्ट है वो 50 से लेके आपके पास 80 तक है। इसमें से आपने D को खुद फाइंड करना है, D1 जो आपके पास 65 में से आप 50 माइनस करेंगे, आपके पास यानी कि ये लेंथ आपकी जो है वो D1 की, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर की हो गई। और जब आप इसको 80 को यहां से अगर मैं देखूं तो 50 तक लेके आऊं, तो ये लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर की होगी। हाउ 80 में से जब आप 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर बचता है, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, यानी कि D2 हो गया हमारे पास। 3 क्या है, मैस 3। अगर आगे देखिए हम तो M3 हमारे पास है, वो इशूड द थर्ड मैस ऑफ 400 ग्राम। हमारे पास एक 400 ग्राम का मैस है, अगर मैं इसको अभी हैंग ना करूं, 400 ग्राम का मैस है, वो आपको बता रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है ऐसा जिधर वो बैलेंस, जिधर वो हैंग करेंगे तो वो उधर बैलेंस हो जाएगा पॉइंट, तो वो आपने फाइंड करना है, यानी कि D3 किधर हम उसको बैलेंस करें कि वो पॉइंट पे ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा जी, इस रॉड को बैलेंस करने के लिए हम निकालते हैं, और आपको पता है कि सेम वही करेंगे बाय प्रिंसिपल मूवमेंट के साथ, बाय प्रिंसिपल मूवमेंट। वी नाउ दैट हमें ये पता है कि हमारे पास T एंटी क्लॉकवाइज यानी कि T1
यानी कि T1 एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का उल्ट सिमत और जो क्लॉकवाइज है घड़ी का सी सिमत, क्योंकि ये देखिए आपके पास ये वेट इस तरफ लगा रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा क्योंकि घड़ी भी इस तरह ही घूमती है, और ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका घड़ी की उल्टी सिमत है। अगर मैं इधर आपको बताऊं 12, 1 और इधर 11, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देखें तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये आपका क्लॉकवाइज है, ये वेट क्योंकि ये घड़ी की सिमत में ही घूम रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और जब आपका क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो तब हम उसको कह सकते हैं हमारा प्रिंसिपल मोमेंट है। जी बच्चों, तो हम यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास T एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज जब होता है तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने फाइंड करना है M3 एंड G मल्टीप्लाई बाय D3। ये किस तरह आया, ये आप इधर देखिएगा तो हमें ये पता है कि F मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ये जो हमारे पास यानी कि इस साइड का वेट जो हमने फाइंड करना है। इस F की जगह पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो वेट के बराबर है इसके, क्योंकि इसका वेट है वही फोर्स नीचे लगा रहा है, तो मैं इसको W लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल, और हमें ये पता है कि W इज इक्वल टू mg होता है, तो हम इस W की जगह यानी कि इस F की जगह इनडायरेक्टली हम इधर m3g लिख देते हैं। और उसके बाद जब अगर देखें तो m1 जो यहाँ पे अगर देखें तो T1 प्लस T2, अगर हम इधर वैल्यूज को पुट करें तो F1 मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय D2। इस F की जगह पे हम इधर ही W दोबारा से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W1 मल्टीप्लाई बाय W। अगर देखें मैं जैसे एक स्टेप को अगर देखूं तो W की जगह हम डायरेक्टली mg लिख देते हैं। m1g मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस m2g मल्टीप्लाई बाय D2। यहां से इधर बराबर ही m3g मल्टीप्लाई बाय D3 कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इधर से g को कॉमन ले लें, m1 मल्टीप्लाई बाय D1 प्लस m2g तो कॉमन ले लिया, उसके बाद D2, ये हमारे पास आ गया कॉमन। अब यहाँ पे देखिए अगर तो हम इसको g से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस g को इस g के साथ कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, और उसके बाद आपने m3 फाइंड करना है। तो m3 फाइंड करने के लिए आपने D3 फाइंड करना है, तो D3 को इधर ले दे और m3 को नीचे डिवाइड करा दे। मैं इधर से इस तरफ आऊंगा, m1 की वैल्यू अगर पुट करें तो है हमारे पास 250 ग्राम, कन्वर्ट करने की आपको बेसिक जरूरत नहीं है, और अगर साथ ही D1 की वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास है 15, प्लस m2 की अगर वैल्यू पुट करें तो वो है हमारे पास 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय D2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास है 30 डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड करेंगे अगर तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा m3 की वैल्यू विच इज इक्वल टू 400। जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है, इसका आंसर आएगा आपके पास 16, इस कैलकुलेशन को करने के बाद 0.88 यानी कि सेंटीमीटर। D3 हमारे पास आ गया 16.88 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये 10, 15 और ये 16, ये वो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट से लेके आगे तक के जहां पे अगर हम ये मैस 400 को हैंग करेंगे, मैं इसको इधर अगर हैंग कर दूं 400 ग्राम मैस को हैंग करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो उन्होंने हमें यहाँ पे ये वाली इस लेंथ के बारे में पूछा, अगर आप क्वेश्चन को पूरा देखें तो उसको आप क्या करेंगे, ये आपको पता है कि 50 है, 50 में से जब आप माइनस 16.88 करें तो आपके पास आंसर आता है 33.1 सेंटीमीटर इज योर D3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को लेके हम आपके पास आए। इसमें आपने ये करना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना है। अगर आप बुक के अंदर क्वेश्चन को पढ़े सबसे पहले आकार वेट मतलब कि उसका मैस जो कार का मैस है वो है 1200 kg, ठीक है। मैं आपको enters around about with a diameter of 60 meters, कि वो सर्कल किसी सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक पे मैं मूव कर रही है। अगर मैं इधर शो करूं आपको
वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, और जब वो चक्कर काटती है तो वो 60 मीटर्स के डायमीटर पे, डायमीटर से क्या होता है, जो आपके पास सर्कल को अगर दरमियान से कट करे तो आपके पास डायमीटर होता है। ये आपके पास 60 मीटर्स के डायमीटर पे है, और उसकी वेलोसिटी है आपके पास 25 किलोमीटर पर आवर एट द स्पीड ऑफ किलोमीटर 25 आवर। एंड आगे अगर आप देखिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन नेविगेट्स दिस कर्व, कि वहां वो आपने बताने कि जब वो ये कर्व ले रही है, क्योंकि जब वो सर्कल में है तो गाड़ी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कर्व लेगी, हर बस यानी कि आपकी कि वो मूवमेंट पे कर्व ही ले रही है, तो जो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो आपने फाइंड करनी है। आसान सा है, फॉर्मूला गिवन है, सब कुछ है, जस्ट एक कैलकुलेशन टाइप ही है, वो आपने करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो अगर आप देखिए सबसे पहले इधर मास 1200 kg, वेलोसिटी 25 एंड डायमीटर 60 मीटर। सबसे पहले आपने इस डायमीटर को चेंज करना है आपने रेडियस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिक्वायर्ड है, फॉर्मूले के अंदर हमारे पास डायमीटर नहीं है बल्कि रेडियस है, तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस को पता है आपको कि अगर डायमीटर सर्कल के कट को कहते हैं तो रेडियस कहते हैं मिड पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं r, एंड r इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ हो गया फिर d/2 विच इज इक्वल टू डायमीटर हमारे पास 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 30 जा, तो 30 मीटर आपके पास क्या आ गया उसका डायमीटर। FC सेंट्रीपिटल फोर्स को C छोटा सा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर आपके पास FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, सिंपल है, बस वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन आपने इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है इनटू द मीटर पर सेकेंड। 25 आसान सा है, मल्टीप्लाई बाय 1000, किलोमीटर की जगह हमने 1000 लगा लिया, और इसके बाद 3600 से जितने सेकेंड है उससे डिवाइड करा दिया आवर के अंदर। तो जब आप ये करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 6.94444, लेकिन आप इसको जस्ट इतना भी ले लें तो काफी है। ये आपने इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकाल दी। जब आप इनके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, m हमारे पास क्या है 1200 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर, v हमारे पास क्या है 6.94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r हमने निकाला हुआ 30। जब हम इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से पुट करें तो हमारे पास आता है ये, अगर मैं इसको फिजिकली करूं, आप इसको कैलकुलेटर का यूज कर लें, लेकिन अगर यहाँ पे समझ सकते हैं तो इसको समझें। 0 हमारे पास 0 से कट गया, 3 हमारे पास कटा तो ये हमारे पास 40 आता है। इसका स्क्वायर लेके और इसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 192.6.5 न्यूटन। ये आपके पास आ गई इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये आपने इसको अगर राउंड ऑफ करें मजीद फर्दर तो FC इज इक्वल टू 1926 की जगह पे आगे देखिए पॉइंट के बाद इक्वल और ग्रेटर देन 5 हो तो हम उसके बाद प्रीवियस वैल्यू में +1 कर देते हैं, इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। बुक में इसका आंसर कोई और दिया हुआ है, लेकिन शायद उधर थोड़ा सा एरर हो रहा है, लेकिन इसका आंसर कैलकुलेशन के हवाले से और डाटा के हवाले से यही बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लेके आपके पास आए एक दफा से फिर। और ये अगर आप इसको पढ़ें तो अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर। कि आपके पास एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। सबसे पहले आप समझेंगे जियोस्टेशनरी, मैं आपको बताता हूँ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, और उसके बाद आपके पास फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड एंड इट्स हाइट। हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। जियोस्टेशनरी वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रही है अर्थ के गिर्द। जियो सबसे पहले समझे कि जियो मीन्स अर्थ, ये आपके पास होता है अर्थ। जियो अर्थ को कहते हैं एक ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ के बिल्कुल सामने है, और ये जब मूव करती है तो जो इस अर्थ से जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी वेलोसिटी से वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उसके बिल्कुल सामने। यानी कि अगर आप कहें कि यहाँ पे अगर कोई शहर है वो रिवॉल्व करता 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 और वापस इधर आया तो ये भी रिवॉल्व करती है उसके साथ उसी की स्पीड से उसके सामने आएगी। यानी कि अगर कोई स्टेशनरी
कोई बंदा खड़ा होकर इधर से देखे तो उसको यही लगेगा कि उसकी स्पीड के मुताबिक घूम रही है, यानी कि वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी साथ साथ रिवॉल्व कर रही है। उम्मीद है आपको जियो स्टेशनरी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल के अंदर समझते हैं। इसके अंदर आपने एक चीज समझनी है कि अर्थ आपका एक रिवॉल्व, यानी कि अगर अर्थ यहाँ से लेके घूमेगी, एक चक्कर काट के वापस यहाँ तक आएगी तो 1 डे में कंप्लीट करेगी। 1 डे में आपका चक्कर कंप्लीट करती है, एक राउंड आपके पास 1 डे में कंप्लीट करती है। तो ये सैटेलाइट क्योंकि उसी की स्पीड से मूव करती है, वो भी आपके पास 1 डे में कंप्लीट करेगा। अच्छा, हमारे पास फिर टाइम आ जाएगा इधर t इज इक्वल टू 1 डे। और अगर हम इसको निकालें 1 डे के अंदर घंटे कितने होते हैं, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड देन 60 सेकेंड्स होते हैं। जब हम इसके बाद देखें इसको आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स को देखें तो ये हमारे पास आता है 8400 सेकेंड। 8400 सेकेंड हमारे पास एक दिन के अंदर होते हैं। अच्छा, अब अगर देखिए हमने फाइंड क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, गौर से समझिएगा। vo इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। यहाँ पे एक बड़े मजे की चीजें समझने वाली है। अगर आपने मैथ से थोड़ा सा वाकिफ है तो हमारे पास सरकमफ्रेंस का जो होता है एरिया, वो हमारे पास होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप देखिए फिर फिजिक्स की तरफ आए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करें तो वो हमारे पास स्पीड फाइंड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम अगर इधर वैल्यूज को पुट करें, सेम वैल्यूज, तो अच्छा, उससे पहले अगर आप इसको किलोमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई विद 1000, तो आपके पास आ जाएगा 42 और 307 और आ जाएंगे मीटर। आप ये यूज कर लें। जब आप इसको यूज करते हैं 42,000 एंड 30 मोर, और पाई की वैल्यू आपको पता है, या तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 या 3.14 हम दोनों ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी जो भी लें, मैं इसको इधर आसानी के लिए 3.14 एक छोटी वैल्यू ही ले लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। आर हमारे पास क्या है, उसका रेडियस। रेडियस हमने पुट कर दिया, पाई हमने पुट कर दिया, और मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू 8400 सेकेंड्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो कैलकुलेटर से आपके पास इसका आंसर आएगा VO, अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 3052 मीटर्स। ये हमारे पास आ गई मीटर्स के अंदर, क्योंकि हमें डिस्टेंस किलोमीटर्स के अंदर गिना था। तो हम इसकी स्पीड भी अगर देखें मीटर पर सेकंड में आई, तो हम इसको वेलोसिटी को क्या करते हैं कि 3052 को डिवाइड करवाते हैं अगर हम 1000 के साथ, तो हमारे पास किलोमीटर में आ जाएगी। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 3.052 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर इसको आवर में निकालना होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3600 भी करवा देंगे। लेकिन हमारे बुक में अगर आंसर ही है तो चले हम यहाँ तक ही कर लेते हैं। अगर इसको आपने करवाना है तो इसको मल्टीप्लाई विद 3600 करवाए तो आपके पास किलोमीटर पर आवर में आ गया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो अभी तक इसको समझ से कासिर और एग्जाम सर पे है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह हाफिज।